जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में कि संविधान में हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिया गया है। देखिए पहला क्या है, इसमें दिया गया है कि समता या समानता का अधिकार। पहला क्या दिया है, तो समता या समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो यह कहता है कि विधि के समक्ष समता। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें यह बताया गया है कि अगर राज्य एक समान कानून बनाता है तो सबके ऊपर एक समान कानून ही लागू होंगे। और ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। लेकिन ज़्यादा उसका पालन भी नहीं होता है, कहीं कहीं होता है और कभी कभी नहीं होता है। पता है कब, देखिएगा अगर कोई नेता का लड़का है, चाहे कोई पैसा वाला है, अगर कोई एक्सीडेंट करता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी को मार के चला आता है, और जब उसके ऊपर दरखास्त दिया जाएगा तो जब जेल में जाएगा ना, तो उसमें जेल में क्या मिलेगा, उसको फ्रिज रहेगा, कूलर रहेगा, पंखा दिया जाएगा। जैसे लगेगा कि बाबू आया है बारात करने जेल में। तो क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो नेता का लोग होता है, तो जेल में जाता है तो उसको बहुत बढ़िया से व्यवस्था दिया जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, अगर किसी आवेश में आके किसी का मर्डर कर देता है, चाहे किसी से मार झगड़ा कर लेता है, तो जब वो जेल में जाएगा ना, तो लगेगा कि सब उसको रोड से पकड़ के लाया है और जेल में किसी कोने में फेंक देगा। लेकिन हमारे अनुच्छेद 14 में ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसे आप इज्जत से जेल में रखिए, और कोई नीचा आदमी है, छोटा आदमी है, आपसे छोटा है, तो आप ले जाकर उसे फेंक दीजिए। ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अगर राज्य हमारा कानून एक समान बनाता है तो जितने भी हमारे राज्य में नागरिक रहेंगे सबको एक समान ही कानून लागू होगा। ये बताया गया अनुच्छेद 14 में। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें यह कहा गया है कि हमारे राज्य में जितने भी नागरिक होंगे सब लोगों के जीवन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नीच जात का है, कोई अगले धर्म का है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। ऐसा हमारे अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया, इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रकार से। हमारे राज्य में जितने भी नागरिक हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उससे कहा जाए कि है पहले पंडित है, पहले इसको नौकरी मिलेगा, ये नीच जात का है, इसे नौकरी नहीं दिया जाएगा। ये पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, इसको नौकरी नहीं दिया जाएगा। जो पहले हमारे यहाँ रहता है उसको नौकरी दिया जाए। वो कहीं का भी अगर वो अपने आपके राज्य में रहता है तो हमें उसके भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी सबको क्या करना होगा, हर नागरिक को उसके जीवन में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबको क्या होना चाहिए, भेदभाव की नज़र से हमें नहीं देखना होगा। ये किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 15 में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव सरकार नहीं करेगा, यानी राज्य क्या करेगा, उसमें भेदभाव नहीं करेगा। ये बताया गया अनुच्छेद 15 में। अब देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो इसमें बताया गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या बताया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें क्या बताया गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें जो हमारे राज्य में अगर कोई भी पद, किसी ऊंचे पद पे कोई भी आदमी है,
अगर ऊंचे पद पे है तो हमारे राज्य में जितने भी लोग रहेंगे सबको उस पद पे जाने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वही रहेगा, उसका लड़का होगा, उसका जन्मजात नहीं होगा। कोई भी अगर जो भी उस लायक है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी होशियार है, तो उस पद पे क्या होगा, वो भी जाएगा। और यही बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 16 में बताया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। हमारे राज्य में जितने भी नागरिक रहेंगे, अगर कोई ऊंच पद पे रहता है तो सबको क्या किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी या कोई सरकारी डॉक्टर है, चाहे कोई सरकारी टीचर है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो रहेगा उसका बेटा रहेगा, चाहे उसका बेटा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उसमें कहा गया है कि आप अगर उस लायक हैं तो आपको भी क्या होगा, अवसर उसमें दिया जाएगा। ये किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि आपको भी अवसर क्या होगा, आपको दिया जाएगा, अनुच्छेद 16 में। अब देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है, अनुच्छेद 17 इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए देहात में सबसे ज़्यादा ना इसी पे लोग बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से। जैसे देखिएगा अगर कोई गांव में अगर कोई नीच वाला रहेगा जाते, लोग क्या कहेंगे, हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, वो नीच जात है, हम उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम उस घर पे रहेंगे नहीं, उसके घर पे हम जाएंगे नहीं। तो ये हमारे संविधान में और अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा कहता है कि हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, वो तो नीच जाता है, उस घर पे हम नहीं जाएंगे, उस घर पे नहीं खाएंगे, उससे हमारा मतलब नहीं, उससे हम मदद नहीं करेंगे, तो जो आदमी ऐसा करता है उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी क्या कहा जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा। और किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया अगर कोई भी छुआछूत की भावना से अगर कुछ भी करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। और कौन देगा, तो हमारा जो संविधान में लिखा गया उसके हिसाब से उसे क्या होगा, दंड दिया जाएगा। और ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत का भावना नहीं होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है। 18 में बताया गया है, अनुच्छेद 18 इसमें बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसका मतलब क्या होता है, तो अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा राज्य होगा वो सेना और विद्या के अलावा, यानी सेना और विद्या के सिवा वो किसी को उपाधि नहीं दे सकता है। और हमारे राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो किसी देश में जाके अगर कोई उपाधि लेना चाहते हैं तो वो भी नहीं ले सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति का अनुमति नहीं होगा तब तक हमारे ही राज्य के लोग किसी देश में जाके कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बाहर देश का आदमी हमारे देश में आके रहने लगा और वो फिर सोचता है कि हम किसी देश में जाके कोई उपाधि ले लेंगे, तभी उसे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा, तभी वो हमारे देश से जाकर दूसरे देश में उपाधि ले सकता है। तो हमारा राज्य क्या कर सकता है, तो हमारा राज्य सेना और विद्या के अलावा कोई भी उपाधि किसी को नहीं दे सकता है। और जितने भी बड़े बड़े चक्र मिलते हैं, भारत रत्न, वीर चक्र, पद्म चक्र, परमवीर चक्र, ये सब किसमें होते हैं, तो ये सब अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी का अगर ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसने बहुत बड़ा काम किया तो उसे वीर चक्र दिया जाएगा। कोई और कोई काम करता है तो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म चक्र दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है। तो जितने भी हमारे देश में जितने भी चक्र मिलते हैं, ये सब किसमें मिलते हैं, तो अनुच्छेद 18 में ही उसे दिया जाता है। चलिए समझते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में जो दूसरा है दिया गया, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। अभी स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद और धारा में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का यानी किसी भी नियम का जब हम उल्लंघन करते हैं, जब कोई भी हम गलती करते हैं तो अनुच्छेद के तहत हम गलती करते हैं, और जब हमें सज़ा दिया जाता है तो धारा के तहत हमें सज़ा दिया जाता है। और हमारे लिए जो अनुच्छेद 19 है, इसे रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है। देखिए हमें अनुच्छेद में यानी हमारे 19 के अनुच्छेद में 7 प्रकार का स्वतंत्रता हमें दिया गया। अब कौन कौन सा है, तो देखिए
इसमें पहला दिया गया है 19 का ए में पहला दिया है कि बोलने का स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, इसमें दिया है कि शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता। क्या दिया, शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता। इसमें तीसरा दिया है संघ बनाने का स्वतंत्रता, संघ बनाने का स्वतंत्रता। चौथा दिया है इसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। इसमें पांचवा क्या दिया है, ई वाले में दिया है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घर बनाने की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें अपवाद था। इसमें अपवाद क्या था, इसमें अपवाद था जम्मू कश्मीर में क्या कर सकते, घर नहीं बनवा सकते थे। और छठवां दिया तो संपत्ति का स्वतंत्रता। और सातवां बताया गया कि कोई भी व्यापार करके जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्या किया गया था, जीवन जीने की स्वतंत्रता। यानी कितना अधिकार मिला था, तो 7। पहला था बोलने का स्वतंत्रता, दूसरा था शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने का स्वतंत्रता, चौथा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम घूम सकते हैं, पांचवा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम घर भी बनवा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम घर नहीं बनवा सकते थे। छठवां है संपत्ति का स्वतंत्रता, और सातवां है कोई भी व्यापार करके हम अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब 44वां संशोधन किया गया, 44वां संशोधन 1978 में किया गया, तब ये जो हमारे 7 स्वतंत्रता था, इसमें से एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया। और किसे हटाया गया, तो संपत्ति का जो स्वतंत्रता था, इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। अब हमारे पास कुल कितना है, तब हमारे पास कुल 6 है, इसमें से एक हटा दिया गया। तो देखिए, और इसी में जो 19 है ना, उसी में जो प्रेस वाले सब होते हैं, मीडिया वाले, उन लोगों का स्वतंत्रता भी इसी में दिया गया है। अब समझिए कि इस सब का कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, पहला है बोलने का स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी से बोलेंगे, वो भी तो हमसे बोलेगा, यानी हम बोल भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें दिया गया है पहला में, यानी हम बोल सकते हैं और कोई हमसे कुछ पूछ भी सकता है। देखिएगा देहात में क्या होता है, अगर किसी घर से झगड़ा हो जाता है, तो जो पुलिस वाला सब आता है ना, तो जब पुलिस वाला आएगा तो कौन उसमें से बोल देगा, अगर लड़का तो कहेगा तो क्या बोल रहे बकलोल कहीं का, तो क्या करते, तुरंत वो सब डांट देते हैं, गाली देते हैं। लेकिन हमारे साथ तो गलत करते हैं। हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब कोई गाली तो देगा नहीं, वो आएगा अगर पुलिस वाला तो कोई गाली तो देगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है, अगर कोई भी बोल देता है तो तुरंत सब क्या करता है, उसे डांट देता है। लेकिन वो हमारे साथ गलत करते हैं। हम बोल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया हमारा 19 के ए में बताया गया। दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता, यानी हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 2000 लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, बुला के हम सभा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम सभा कर रहे हैं तो बंदूक लेके पहुंच जाएंगे, तलवार लेके पहुंच जाएंगे, चक्कू लेके पहुंच जाएंगे। हम शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, यह भी हमें स्वतंत्रता दिया गया है। तीसरा है संघ बनाने का स्वतंत्रता, हम लोग मिलकर अपना संघ खुद बना सकते हैं।
चौथा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, हम किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद दिया है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम घर बनाने का स्वतंत्रता, लेकिन हम जम्मू कश्मीर नहीं बनवा सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जब से धारा 370 को हटा दिया गया है तब से हम जम्मू कश्मीर में घर जाके बनवा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम जाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, अपना घर बनवा लेंगे। तो ये दिया गया था कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तो घर बनवा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर भी घर बनवा सकते हैं धारा 300 के हट जाने के बाद। उसके बाद कहा गया था कि संपत्ति का स्वतंत्रता, लेकिन इसे 44वां जब संशोधन हुआ 1978 में, तब इसे क्या किया गया था, हमारे संविधान से हटा दिया गया। उसके बाद आता है कोई भी व्यापार करके जीवन जीने की स्वतंत्रता, हम अपना कोई भी व्यापार करके जीवन जी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि संविधान के विरुद्ध हो, बढ़िया से हम अपना व्यापार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं किसी को मार के हम उसका धन लेके उसका व्यापार करें, किसी को ज़बरदस्ती मार के उसका व्यापार करें, ऐसा नहीं कहा गया। यानी हम संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे और जो भी व्यापार हमारा इच्छा रहेगा हम अपनी इच्छा से व्यापार करेंगे और अपना जीवन आराम से हम जी लेंगे। ये बताया गया था किसमें, तो ये बताया गया अनुच्छेद 19 में बताया गया। और जो प्रेस वाला सब होता है, प्रेस वालों को भी इसी के अंदर कहा गया कि आप भी कहीं जाके अपना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया, देखिए अनुच्छेद 20 में बताया गया कि अपराधों को दोष सिद्धि करने का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया कि अपराधों को दोष सिद्धि करने का संरक्षण। अब इसमें हमें अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। और पहला स्वतंत्रता क्या हमें दिया गया है, तो पहला दिया गया है कि एक अपराध का केवल हमें एक ही सज़ा मिलेगा। अगर हमने चोरी किया तो हमें केवल चोरी का सज़ा मिलेगा, अगर हमने मर्डर किया तो हमें मर्डर का सज़ा मिलेगा। और ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि हमें अगर एक गलती करते हैं तो केवल हमें एक ही सज़ा मिलेगा। ये बताया गया पहला स्वतंत्रता में। दूसरा में क्या बताया गया है, दूसरा में बताया गया है कि अगर हम गलती करते हैं तो जो भी कानून में लिखा गया है, जो भी संविधान में लिखा गया है, उसी के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए। अगर हमने चोरी किया तो हमें चोरी का ही सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें मर्डर का कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, चाहे रेप का लगा दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम जो भी गलती करते हैं तो जो भी कानून संविधान में लिखा गया उसी के हिसाब से हमें क्या होगा, सज़ा मिलेगा। ये दूसरा बताया गया। तीसरा क्या बताया गया, तीसरा बताया गया कि हम खुद न्यायालय में जाके अपना गवाही दे सकते हैं। अगर हम गवाही देना चाहते हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ, चोरी हुआ, मर्डर हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जाके हम खुद अपना गवाही दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था। ये अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे किसी भी नागरिक को उसके जीवन से, स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हमारे देश का कानून लगा रहेगा और किसी के ऊपर नहीं रहेगा। यानी सब लोग क्या हैं, अपने आप में, अपने जीवन में सब लोग स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन सभी लोगों के ऊपर हमारा जो कानून रहेगा सब लोगों के एक ऊपर संरक्षण लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है तो उसके ऊपर अलग से कानून लगाया जाएगा, कोई छोटा आदमी है तो उसके ऊपर अलग से कानून लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक रहेंगे सब लोग क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, यानी उनका जीवन स्वतंत्र रहेगा और सब लोगों के ऊपर कानून का संरक्षण बराबर लगाए जाएंगे। और अनुच्छेद 21 में ही बताया गया है, यानी अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है कि 6 साल से लेके 14 साल तक, यानी 6 साल से लेके 14 साल के अगर जो भी बच्चे रहेंगे तो सरकार उनको क्या करेगा, सरकार उनको क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा दे देगा। क्या देगा,
निःशुल्क क्या करेगा, शिक्षा देगा। यानी अनुच्छेद 21 के क में बताया गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक जो भी बच्चे रहेंगे सरकार उनको क्या करेगा, फ्री में शिक्षा देगा। और ये कब बताया गया, तो जब 86वां संशोधन हुआ, यानी जब इसमें 86 वाला संशोधन किया गया तो 2002 में, तब जब 86 वाला संशोधन हुआ 2002 में, तब ये इसमें बताया गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक जो भी बच्चे रहेंगे तो हमारा सरकार क्या करेगा, उन्हें फ्री में शिक्षा देगा। ये बताया गया अनुच्छेद 21 में बताया। देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 में बताया गया है, अनुच्छेद 22 इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मनमानी ढंग से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे कि हमें गिरफ्तार किसने किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 22 में हमें 3 अधिकार दिया गया है। यानी जो अनुच्छेद 22 में है, अगर आपको किसी भी दशा में बिना आपके जाने का गिरफ्तार आप कर लिए जाते हो तो आपके पास 3 स्वतंत्रता दिया गया है। पहला स्वतंत्रता क्या दिया गया है, तो देखिए पहला दिया गया है कि आप हिरासत में हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आखिर हमने गलती क्या किया, किस कारण से हमें जेल में लाया गया है। पहला, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप हिरासत में पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमें गिरफ्तारी हुआ है, पहला है। दूसरा इसमें क्या दिया गया है, तो दूसरा दिया गया है इसमें कि आप 24 घंटे के अंदर आपको क्या करेगा, दंड अधिकारी के सामने लेके जाएगा। जो भी आने और जाने का टाइम लगता है उसे छोड़ के 24 घंटे के अंदर आपको जो भी दंड देने वाला रहेगा उसके सामने आपको पेश किया जाएगा। ये दूसरा है। तीसरा क्या है, तो तीसरा दिया गया है कि आप अपनी सलाह से जिस वकील को चाहें आप जाके उसे बातचीत कर सकते हैं, उसका सलाह आप ले सकते हैं। आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा कि आप इस वकील को मत पकड़िए, दूसरे वकील को पढ़िए। आप अपने मन से जाके किसी भी वकील से सलाह ले सकते हैं। ये बताया गया है, तीसरा में बताया गया। और इसी में अनुच्छेद 22 में ही अनुच्छेद 22 में खंड 3, 4, 5, 6 में बताया गया है कि निवारक निरोध, क्या बताया गया है, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि आपको बिना जान पहचान से अगर आप चले जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जब आप बिना जान पहचान के अगर आपका गिरफ्तारी कर लिया गया है तो उसमें आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी क्या होता है, आप जुर्म नहीं किए उससे पहले ही आपका गिरफ्तारी हो जाता है। अब कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए आप किसी को साजिश कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कल परसों उसको जान से मार देंगे, और उस आदमी को अगर पता चल गया कि हमें कोई मारने वाला है तो क्या करेगा, वो जाएगा पुलिस के पास और उसे आपको बताया कि वो हमें मारना चाहता है। तो उस दशा में क्या करता है, पुलिस आपको जुर्म करने से पहले ही आपको क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा हिरासत में। तो आप जब हिरासत में चले जाते हो तो उसमें आपको दंड नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब होता है कि आपको जुर्म करने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें पकड़ लिया जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं बहुत बड़ा दिमाग लगा रहे हो कि हम यहाँ पे बैंक लूटने के लिए जाएंगे, बम विस्फोट करेंगे, तो ऐसा जब खबर अगर किसी को हो जाता है कि कुछ लोग हमारे बैंक को लूटने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे मर्डर करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे बम विस्फोट करने वाले हैं, तो क्या करते हैं, वो पुलिस को सूचना दे देता है। और जब पुलिस को सूचना मिल जाएगा तो क्या करेगा, आपको जुर्म करने से पहले पुलिस आपको क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन आपको गिरफ्तार करेगा लेकिन इसमें कोई आपको दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपको किसी भी काम करने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं निवारक निरोध। और अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में क्या किया, इसका उल्लेख किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार क्या है, समझ में आ गया। और हर आदमी को ये सब अपना जानना चाहिए। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।